चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। आप लगभग वीडियो देखते हैं, आप हमें अपने विचार देते हैं, अच्छे लगते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जब आप कोई एक पुस्तक से कोई निर्णय लेते हैं तो उसका निर्णय समुच्चय नहीं होता। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान के अलावा आपका प्रैक्टिकली ज्ञान बड़ा अनिवार्य है। प्रैक्टिकली मीन्स कि आपका जो अनुभव है वो कितने लोगों के साथ आपने बांटा, आपने आज तक कितने लोगों की कुंडलियां देख करके प्रेडिक्शन करके उनको उपाय बताए, उन उपायों से कितने लोग लाभान्वित हुए। प्रायः उपायों का बड़ा महत्व होता है। कौन सा ग्रह किस स्थान पे है, उस ग्रह का जो प्रभाव है, नीच है, उच्च है, बल है, निर्बल है, मुदित है, कौन सी अवस्था में है, यह देखना भी जरूरी होता है। फिर लग्न का कारक, द्वितीय भाव का कारक, पूरे जन्म कुंडली में कारकों का भी आपको ज्ञान होने के साथ साथ वो किसके साथ आपने बांट करके उसके जीवन में उतारा है, ये सब विषय अत्यंत आवश्यक है। तो मैं निवेदन उन लोगों से इसलिए कर रहा हूं कि जो किताब की बातें पढ़ करके कुछ चीजें समझ करके समझाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल ऐसा न करें। क्यों कि ज्योतिष श्रद्धा का विषय है, पवित्रता का विषय है, जिज्ञासा और आध्यात्मिकता का विषय है। ज्योतिष महर्षि पराशर जैसे ऋषियों ने पूजा है। ज्योतिष जो व्यास जी के पिता हैं पराशर जी, उन्होंने उसको बढ़ाया है अपने ध्यान साधना के बल पर। कौन सी किताबें पढ़ी थी उन्होंने? कोई किताबें नहीं ने पढ़ी ना। तो उन्होंने पढ़ा क्या? अपने अध्यात्म स्वरूप में जाकर आत्मचिंतन के द्वारा प्रत्येक ग्रहों की अवस्थाओं का निर्णय लिया। कोई ऐसे आसानी से ज्योतिषी नहीं बन जाता है। ज्योतिष के लिए आपकी जन्म कुंडली में बुध और सूर्य बड़ा महत्व रखते हैं, तथा बृहस्पति की दृष्टि बुध सूर्य पर पड़ती हो तब आप एक पक्के ज्योतिष के रूप में, अनुभवी ज्योतिष के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। और जब बृहस्पति आपके बुध को, सूर्य को देखता है तो निश्चित है कि आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जाओं का समायोजन करके संप्रेषित करता है और आपकी वाक्पटुता जो बुध है वो सिद्ध करती है, बुध की अवस्था। सूर्य आपकी वाणी का ओज विकसित करता है। सूर्य, बुध, बृहस्पति जैसे ग्रहों की युति जब है तो आप चिंतन करके उसको बाहर निकालिए। तो अब हम एक निवेदन और करेंगे, क्योंकि हमने आपको एक सब्जेक्ट देना है बड़ा सुंदर ज्योतिष का, और इस सब्जेक्ट को आप भली भांति अगर जान लेते हैं तो ज्योतिष के हर आयाम में आप मजबूत हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। ये नहीं कि मैं यूं ही आपके साथ बात करने के लिए बैठा हूं। मैं एक कथा व्यास भी हूं, कथा प्रवक्ता भी हूं, और मेरी प्रारंभिक जो यात्रा हुई है वो कथा से हुई है, और कथा आज भी मेरी होती है। बहुत सारे चैनल हैं जिन पर मेरी कथाएं आती हैं। इसलिए ज्योतिष और कथा में थोड़ी भिन्नता मैंने रखी है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष जो है वो हमारे जीवन का पोषण करती है, जिसके माध्यम से हम किसी से अपना पारिश्रमिक लेकर के, क्योंकि कोई खेती बाड़ी तो हम करते नहीं हैं, पारिश्रमिक लेकर के बदले में उसको सुझाव दे करके और उसके ग्रह को ठीक करने का जो उपचार देते हैं और ठीक भी हो जाता है, तो उसके बदले में हम कुछ ले लेते हैं। अतः मेरा यह क्षेत्र ज्योतिष मेरे लिए माता है, और वो भी पालक माता है, भगवती सरस्वती की देन है। दूसरा, कथा जो क्षेत्र है वो मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र है, जिसका मैं कोई शुल्क नहीं लेता,
निःशुल्क रूप से कथाएं देता हूं और विचार देता हूं। तो कथा हम बेचते नहीं हैं और ज्योतिष हम किसी के साथ फलादेश करके अपनी ब्राह्मी विद्या का, ब्राह्मणी चेतना का सदुपयोग करके पारिवारिक, सामाजिक भरण पोषण के कार्य में लेते हैं। तो ये बात हमने अपनी आज रख ही दी आपके साथ। कई लोगों के हमारे पास प्रश्न आते हैं, हम उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन उन प्रश्नों का महत्व है। उन प्रश्नों को हम देखते जरूर हैं और देखेंगे तो उत्तर भी देंगे। संभवतः देर हो सकती है लेकिन दुरुस्त होगा। तो अब हम चलते हैं ज्योतिष के कुछ सब्जेक्ट को, एक चार्ट के विषय को लेकर के हम आपके साथ प्रस्तुत करते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये आपके ज्योतिष ज्ञान को प्रबुद्ध करेगा, आपकी ज्योतिषीय शक्ति को बढ़ाएगा, ऊर्जा को बढ़ाएगा। आप जितना ऊर्जान्वित होंगे उतना ही ज्योतिष आपके लिए प्रबल होता जाएगा। और ज्योतिषी का एक पहला कर्तव्य होता है विनम्रता, सरलता, माधुर्य, अस्पष्टवादिता, लेकिन मृदुभाषिता के साथ, ना कि कटुता के साथ। एक डॉक्टरी चेतना, एक डॉक्टरेट वर्क है ये, इसलिए हमेशा ज्योतिष के तत्वों को समझ के ही आप आगे बढ़े। तो चलिए हम विश्लेषण करते हैं सूर्य से लेकर के कुछ ग्रहों तक, ताकि वीडियो बहुत बड़ा न बन जाए, इसलिए उसको हम दूसरे विभाग में प्रस्तुत करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं ज्योतिष का वो विषय। तो आइए हम चर्चा करते हैं सूर्य को लेकर के। यह तो आप जानते ही हैं ना कि ग्रहों में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। ये ग्रह जिस संबंधी आदि के भाव में स्थित होता है उसको अपने महान आकार के प्रताप से परेशान करता है, पीड़ित करता है और कुंडली वाले व्यक्ति को उस संबंधी से कलह करने पर बाधित कर देता है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो तो मनुष्य का उसकी स्त्री से, और यदि स्त्री है तो उसका उसके पति से विच्छेद करवा देता है। ठीक है, कलह चलता रहता है। नहीं विच्छेद करवाएगा तो कलह जरूर करवाता रहेगा। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। इसी प्रकार यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो तो माता से, और अगर पंचम में बैठा हो तो पिता और पुत्र से कलह उत्पन्न करता है। यह है कलह मनुष्य सूर्य की दशा अथवा भुक्ति में और अधिक अनुभव करता है। जब भी सूर्य आएगा उस दशा में ये पीड़ित करेगा, परेशान करेगा। अब दूसरी दिशा में देखते हैं जिसमें सूर्य प्रायः अपनी दशा भुक्ति में काम करता है। वह पृथकता यानी सेपरेशन की दिशा है। राहु, शनि आदि अलगाववादी ग्रह हैं। तो राहु, शनि आदि पृथकताजनक ग्रहों से मिलकर सूर्य जिस भावेश आदि पर अपना प्रभाव डालता है, व्यक्ति को उस भाव से संबंधित बातों से दूर कर देता है, पृथक कर देता है, हटा देता है, वंचित कर देता है। जैसे अगर सूर्य और राहु अथवा सूर्य एवं शनि या फिर तीनों ही ग्रहों का प्रभाव, सूर्य, राहु, शनि तीनों ही ग्रहों का प्रभाव द्वितीय स्थान पर हो तो मनुष्य को सूर्य आदि पृथकताजनक ग्रहों की दशा अथवा भुक्ति में द्वितीय स्थान प्रदर्शित। अब द्वितीय स्थान किस चीज का है ये देखना होगा। दाहिनी आंख का है। द्वितीय स्थान मुख का भी कहा गया है और द्वितीय स्थान कुटुंब का भी कहा गया है। तो जब इस दशा में वो आएगा तो उन रिश्तों से, कुटुंबी जनों से जातक को अलग करवा देता है। यहाँ ये बात ध्यान देना, पाप ग्रहों के साथ युति होने पर विशेष बात कही है और जब वो दशा आती है तब। जैसा कि आप देखते होंगे प्रायः
विद्यार्थी जीवन में बालकों को हॉस्टल इत्यादि में रहना पड़ता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। खैर, पर है तो पृथकतावादी। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके बच्चे पढ़ाई कर लिए हॉस्टल में, उसके बाद अमेरिका चले गए। अब वो तो भारत में हैं और बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं, मैंने ऐसा भी देखा है। अच्छा, दूसरी बात, सन्यासियों को कुटुंब त्याग करके घर से पृथक होना पड़ता है। इसी प्रकार यदि सूर्य तथा उसी प्रकार के अन्य अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव में पड़े तो तीसरा भाव किस चीज का है, या तृतीयेश पर पड़े, तो यहां हमने देखना है कि तृतीयेश कौन सा है। जैसे कि इस जन्म कुंडली में चार्ट में बुध तृतीयेश हो गया, लेकिन तीसरे भाव का कारक मंगल भी है, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पृथकतावादी ग्रहों के प्रभाव में तीसरे घर में यदि सूर्य आएंगे तो व्यक्ति के भाई और मित्रों से, कुटुंबियों से अलग करवा देते हैं। सूर्य आदि पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव अगर चौथे घर में हो गया तो उसके स्वामी पर पड़ रहा हो, अगर मान लो चौथे घर का स्वामी चंद्रमा है, कारक भी चौथे घर का चंद्रमा है, और उस चंद्रमा पर या चतुर्थेश पर, मान लो यहाँ तो चंद्रमा है, लेकिन यहीं पर अगर वृष लग्न होता जन्म कुंडली में तो सूर्य बन जाता चतुर्थेश। तो जब चतुर्थ स्थान के कारक को, चतुर्थ स्थान के स्वामी को, चतुर्थेश को प्रभावित कर रहे हो तो जातक को परेशानी कैसी आती है? अपना मकान नहीं बना पाएगा जातक, और अगर उसका मकान हो तो उसको छोड़ करके उसे कहीं दूर जाना पड़ता है, निवास करता है, यह भी देखा गया है। इसी तरह ऐसी समस्याओं में, ऐसी स्थितियों में मनुष्य अपनी मातृभूमि से दूर अन्य देश में जा बसता है। तो इस तरह से पृथकताजनक प्रभाव पंचम भाव और उसके स्वामी पर हो, पंचमेश पर हो, तो मनुष्य की अपने पुत्र से पृथकता हो जाती है, ठीक है। ये प्रभाव दशम भाव पर तथा दशमेश पर हो तो मनुष्य को वृत्ति से हाथ भी धोना पड़ता है, नौकरी चाकरी से, पोस्ट से, और यदि वो व्यक्ति सत्तारूढ़ है तो उसको राज्य त्याग करने पर विवश होना पड़ता है। जैसा कि हम इस चर्चा में आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं। सूर्य एक विशाल ग्रह है, बल्कि महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य आदित्य है, आत्मा का स्वामी है। आत्मा जातस्य वही पुत्र, पुत्र का कारक है। इसलिए बलवान होकर अगर सूर्य स्थित हो तो मनुष्य को उस दिशा में बलवान, बड़ा धनाढ्य आदि बना देता है, ये भी देखना है। जिस दिशा को भी वो अपने आधिपत्य से दर्शाता है उसका फल सूर्य की दशा भुक्ति में मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति की लग्न राशि कुंभ हो मान लो, और सूर्य बलवान होकर केंद्र में स्थित हो तथा वो गुरु अथवा चंद्रमा से दृष्ट हो, तो उस व्यक्ति का विवाह बहुत ऊंचे घराने के किसी राज अथवा नवाब की बेटी से होता है। अगर सूर्य द्वितीयाधिपति होकर के बलवान हो तो मनुष्य बहुत अधिक विद्वान और महाधनी होता है और राज्य सत्ता प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि सूर्य चतुर्थेश होकर बलवान हो तो वो अपनी दशा तथा भुक्ति में खुला रोशनीदार बड़ा मकान, कोठी, बंगला इत्यादि का दिलाने वाला होता है, आदि आदि। तो ये तो बात हो गई सूर्य की। अब हम चंद्रमा पर जरा विचार करते हैं। आप समझ रहे होंगे अभी चार्ट के मुताबिक। तो चंद्रमा जो है बड़प्पन में, चंद्रमा का दर्जा दूसरा है, सेकंड पोजीशन है, सूर्य से दूसरे नंबर पर है। सूर्य अगर पुरुष है तो चंद्रमा स्त्री ग्रह है, और सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। अगर जन्म कुंडली में किसी शुभ भाव का स्वामी होकर चंद्रमा बलवान हो
तो उस भाव को अपने गुणों में अत्यधिक प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त और परिवर्धित, संवर्धित करता है। चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में विशेष रूप से बलवान होगा तो जैसा कि शुभ चंद्राधि योग होने की दशा में होता है, तो मनुष्य अवश्य ही धनवान होता है, धनाढ्य होता है, और उसको ये फल चंद्रमा की दशा एवं भुक्ति में प्राप्त होता है। चंद्रमा की महादशा में यदि राहु की भुक्ति होना या राहु की महादशा में चंद्रमा की भुक्ति हो तो मनुष्य को अवश्य चिंता ग्रसित होना पड़ता है, चाहे जन्म कुंडली में चंद्रमा तथा राहु की कैसी ही स्थिति क्यों ना हो। हाँ, यदि उनका परस्पर संबंध भी हो फिर तो चिंता विशेष रूप से धारण कर लेती है। कारण ये कि चंद्रमा मन का कारक है और इसकी दशा में चंद्रमा राहु से बहुत भय खाता है। चंद्रमा चूंकि लग्न की भांति कार्य करता है, इसकी दशा तथा भुक्ति प्रायः शुभप्रद होती है, सिवाय उस हालत में कि जब चंद्रमा अतीब निर्बल हो, तब तो चंद्रमा अपनी दशा भुक्ति में दुख और दरिद्रता दोनों दे देता है। समझ लग गई कि नहीं लग गई? तो इसके बाद मंगल को देखा जाए। वैसे मंगल को उर्दू में एक शब्द दिया गया है, जल्लादे फलक, यानी आसमानी हत्यारा। अब चूंकि यहाँ फलादेश फलित ज्योतिष का है, हम भौगोलिक चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन फलित की चर्चा कर रहे हैं, तो मंगल का असर ज्योतिष में कुंडली के अंतर्गत कैसा होगा जातक पर। इस ग्रह की दशा और अंतर्दशा संबंधियों इत्यादि की जान लेने में प्रसिद्ध है, विशेषतया उस स्थिति में जबकि मंगल एक तो केतु से मिलकर अथवा केतु अधिष्ठित राशि, जिस राशि में केतु बैठा हो उस राशि का स्वामी यदि प्रभावित हो, केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी से मिलकर हानि पहुंचाता है। और दूसरे मंगल, केतु आदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी प्रतिनिधित्व रखने वाले अंगों पर हो, अर्थात पीड़ित भाव उसके स्वामी तथा उसके कारक तीनों पर हो। ऐसी स्थिति में मंगल अथवा केतु अपनी दशा भुक्ति में अत्यंत हानिकर सिद्ध हो जाते हैं। मंगल का हिंसा व शौर्य से विशेष संबंध है। यही कारण है कि मिलिट्री और पुलिस विभाग में काम करने वाले आदमियों और क्रूर अपराधियों की जन्म कुंडलियों में इसका और केतु का लग्नों तथा लग्नों के स्वामियों पर विशेष प्रभाव जरूर होता है। इसी प्रकार जब मंगल षष्ठेश और एकादशेश मिलकर के लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्र, क्योंकि सूर्य को भी लग्नवत समझा जाता है, चंद्रमा को भी लग्नवत समझा जाता है, तो लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा अथवा इन ग्रहों द्वारा अधिष्ठित राशि स्वामियों पर प्रभाव डाल रहे हो तो समझ लेना चाहिए कि ये मंगल आदि ग्रह अपनी दशा और भुक्ति में शरीर को क्षति अर्थात आघात पहुंचाएंगे, परेशानियां देंगे। ठीक है, अब चोट कैसे लगेगी, इस बात का निर्णय भी इस प्रकार करना चाहिए। ये अगर मंगल प्रहारात्मक ग्रहों का संबंध केवल चतुर्थ भाव अथवा सप्तम भाव, जो कि चतुर्थ से चतुर्थ है सप्तम भाव से हो, तो वाहन से चोट बताना चाहिए। अगर द्वितीयेश, चतुर्थेश तथा षष्ठेश तीनों का प्रभाव भी लग्नों पर सम्मिलित हो तो प्रहार किसी जीवित व्यक्ति द्वारा, जानवर से भी हो सकता है, व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा जानबूझ करके प्रहार किया जाता है। यदि उपयुक्त षष्ठेश, एकादशेश आदि का प्रभाव ना हो और केवल मंगल, केतु का अथवा उन द्वारा अधिष्ठित राशि के स्वामियों का ही हो
या फिर पंचमेश, नवमेश, लग्नेश में से किसी का प्रभाव लग्नों पर हो तो आग लग जाने का, दुर्घटना होने का भय रहता है, ऐसा निश्चित ही देखा गया है। ये सब बातें मंगल आदि ग्रहों की दशा तथा भुक्ति में देखनी चाहिए। ये जीवन जन्म कुंडली देखने की प्रक्रिया है। अब हम बुध के बारे में चर्चा करते हैं। बुध एक सात्विक ग्रह है। यह विष्णु रूप है। धर्म संस्थापना और दुष्टों का नाश आदि परोपकार के कार्य भगवान विष्णु अपने अवतार के द्वारा सिद्ध करते हैं। और इसी तरह बुध अनुकूल स्थिति में बहुत परोपकार, आत्मोत्थान, आत्मोत्सर्ग तथा यज्ञीय भावनाओं को मनुष्य के जीवन में लाता है, धर्मनिष्ठ बनाता है। जैसे बुध यदि नवमेश, दशमेश आदि हो करके लग्नों से संपर्क कर रहा हो तो बलवान भी हो तो इस ग्रह की दशा भुक्ति में जातक परोपकार तथा जन सेवा के बहुत कार्य करता है। आपने देखा होगा समाज सेवियों को, उनका बुध बड़ा प्रभावशाली होता है। उस समय वह यज्ञादि धार्मिक कृत्यों में भी संलग्न रहता है, दान देता है तथा अन्य कई प्रकार के निष्काम सेवा के कार्य करता देखा गया है जातक। ये बुध का प्रभाव है। अब बुध जब किसी ग्रह के साथ हो अथवा उससे देखा जा रहा हो तो वो अपना फल नहीं दे करके उस ग्रह का फल देगा जिसके प्रभाव में वो है। अब बुध को जो देख रहा है वो ग्रह बुध का मित्र है या बुध का शत्रु है, सौम्य है, इसका प्रभाव भी आपको देखना जरूरी होगा। एक बात और, जो बुध की दशा भुक्ति के संबंध में स्मरण रखनी चाहिए वो ये कि बुध का अच्छा अथवा बुरा फल उसकी भुक्ति के आरंभ में 3-4 महीनों में ही प्रायः फलीभूत हो जाता है। अनुभव की बात है ये। कारण ये है कि बुध कुमार अवस्था का द्योतक है और इसी कारण अपना यह फल जल्द ही देना चाहता है। चलिए, अब ये हमने 3 ग्रहों के, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, 4 ग्रहों के बारे में ये वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ। समझने के लिए आपको मैंने प्रयास किया है कि पूरी तरह आप समझ सकें। इसके बाद मैं 2 खंड और दूंगा, यानी बृहस्पति, शुक्र इत्यादि को लेकर के 1-2 खंड और बना करके आपको दूंगा, ताकि आप छोटे वीडियो देखोगे तो आपका एक तो मन व्याकुल नहीं होगा, उबेगा नहीं, और तब आप अच्छी तरह समझ पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं, पुनः मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।